मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली सिंबल टेबल मैनेजमेंट देखेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने रन टाइम एनवायरनमेंट की मेमोरी पढ़ी थी उसका। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ही पीपीटी बताई थी और फिर उसके बाद मैंने आपको एक स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन बताया था। इसको आज थोड़ा सा देखेंगे कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टैटिक, एक स्टैक और एक हीप। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे अपन। हीप में मैंने बताया था कि स्टोर डेटा अलोकेट अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। जो डेटा होते हैं, डेटा आपका जो डायनेमिक डेटा होता है वो आपका हीप में होता है, और स्टोर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड, स्टैक आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, और दोनों ही डायनेमिक नेचर के होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और स्टैटिक नेचर मतलब ऐसा डेटा जो प्रोग्राम को स्टार्ट, जब हम इनिशलाइज करते हैं, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा, तो जो भी ग्लोबल डेटा होते हैं या मेन फंक्शन में जो डेटा होते हैं वो सब आपके स्टैटिक नेचर के होते हैं, वो सारा डेटा स्टैटिक में आता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड मैंने आपको कल बताया था। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये फील्ड्स होती हैं, टेम्परेरी, लोकल डेटा, सेव्ड मशीन स्टेटस, ऑप्शनल डेटा लिंक, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, एक्चुअल पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू, ये सब मैंने आपको कल समझाए थे। आज मैं आपको थोड़ा सा स्कोपिंग बताता हूँ कि स्कोपिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग में स्कोपिंग क्या होता है, आपने सुना है स्टैटिक स्कोप। स्कोप का मीन्स हम समझते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कोपिंग, स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग। तो सपोज दिस इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम में आपको एक सी का कोड है छोटा सा। इसमें अगर हम ये देखें कि स्टैटिक स्कोप से इसका आउटपुट क्या आएगा और डायनेमिक स्कोपिंग करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो लेक्चर को पॉज करके आप इसमें कैलकुलेट करिए कि स्टैटिक में क्या आंसर आएगा और डायनेमिक में क्या आंसर आएगा। आपको मैं बताता हूँ, स्टैटिक में इसका आंसर आएगा 26 और डायनेमिक में इसका आंसर आएगा 21। अब क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम में दिया मेन इंट एस मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एस इक्वल टू 10, ये हमारा स्टैटिक हो गया। और फिर मैंने बी फंक्शन को कॉल किया B5 गया, तो ये B5 जब कॉल हुआ स्टैटिक में देखिए, जब B5 कॉल हुआ तो उसने क्या करा, रिटर्न A और S प्लस 11, मतलब रिटर्न A और S प्लस 11। S की जगह कौन सी वैल्यू चली गई, 5, तो 5 प्लस 11, तो ये हो गया रिटर्न A16। अब A फंक्शन अगेन एक दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, A16 हो गया। अब A16 हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, वो आपका रिटर्न x प्लस s। अब x में हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 16, तो 16 रहेगा प्लस s। तो s की वैल्यू क्या है, s की कौन सी वैल्यू लेगा, s की वो वैल्यू लेगा स्टैटिक स्कोपिंग में जो हमने मेन प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्टोर करी है। तो मेन में हमने s इक्वल टू 10 लेके रखा है, तो 16 प्लस 10 ये हो जाएगा 26। तो इसका स्टैटिक स्कोपिंग में इसका आंसर आ जाएगा 26। और सेम चीज़ को अगर हम डायनेमिक स्कोपिंग से देखें तो कैसा होगा, जैसे ही B5 कॉल हो गया तो रिटर्न A 5 प्लस 11 हो जाएगा और रिटर्न A 16 हो जाएगा। एक 16 होने के बाद रिटर्न, और ये लास्ट में क्या होगा, x की वैल्यू तो 16 है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, s तो 16 रहेगा, प्लस s में देखिए यहाँ पे 10 था और यहाँ पे अब 5 आ गया है, s में 5 आ गया है। अब s में 5 क्यों आया है, क्योंकि s की प्रीवियस फंक्शन कॉल की वैल्यू कितनी थी, s की प्रीवियस फंक्शन जो कॉल हुआ था उसमें s की वैल्यू यहाँ से गई थी, s की वैल्यू 5 गई थी, तो s की वैल्यू यहाँ पर 5 गई थी। तो डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है, वो प्रीवियस फंक्शन कॉल में उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है किसी भी वेरिएबल की, डायनेमिक स्कोपिंग में वो देखता है, जबकि स्टैटिक स्कोपिंग में जो मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू उन्होंने डिक्लेयर करी है वो देखता है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टैटिक स्कोपिंग में हमको मेन फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि मेन में क्या डिक्लेयर करी है। हमने यहाँ पे देखिए मेन में s को 10 करा था, तो 10 वैल्यू आ गई थी हमारी लास्ट में और हमने उससे कैलकुलेट करा था। बट डायनेमिक स्कोपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट फंक्शन, उससे प्रीवियस फंक्शन जो है लेटेस्ट वैल्यू वो वाली हम लेते हैं। तो प्रीवियस वैल्यू s की यहाँ पर कॉल हुई थी, वो s में 5 आई थी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 वैल्यू ली है, तो इसका आंसर 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। तो ये स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं एक डेंगलिंग रेफरेंस, एक प्रॉब्लम आती है डेंगलिंग रेफरेंस। डेंगलिंग रेफरेंस क्या होता है, व्हेनेवर स्टोरेज इज डी एलोकेट द प्रॉब्लम ऑफ डेंगलिंग रेफरेंसेस अराइजेस। जब भी हम किसी स्टोरेज हमने जो लिया है
आपका हमने बहुत सारी स्टैटिक स्कोपिंग होती है, डायनेमिक स्कोपिंग होती है, स्टैटिक मेमोरी अलॉटमेंट होती है, डायनेमिक मेमोरी अलॉटमेंट होती है। तो डायनेमिक में क्या होता है, जब हम कई बार मेमोरी को एलोकेट करते हैं, डी एलोकेट करते हैं, बार बार ये ऑपरेशंस होते हैं, तो जब मेमोरी को बार बार डी एलोकेट होती है तो डेंगलिंग रेफरेंस की प्रॉब्लम आती है। ऑकर्स व्हेन देयर इज अ रेफरेंस स्टोरेज दैट हैज़ बीन डी एलोकेटेड। ऐसी जगह पे ऐसे रेफरेंस में जो प्रॉब्लम आती है जो कि मेमोरी रेफरेंस आपका डी एलोकेटेड हो गया, इट इज़ अ लॉजिकल एरर। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ डेंगलिंग रेफरेंस का। इंट एक पॉइंटर टाइप का फंक्शन ले लिया, पॉइंटर डेंगल। इसमें दो हमने इंट आई इक्वल टू 23 ले लिया और रिटर्न में क्या करा, रिटर्न एड्रेस ऑफ आई हमने रिटर्न करवाया। और मैन में हमने इंट एक पॉइंटर पी बनाया और पी में हमने कौन सा फंक्शन कॉल है, पी इक्वल टू डेंगल को हमने कॉल किया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोकल वेरिएबल आई ओनली एग्जिस्ट इन डेंगल। आई जो है वो आई का स्कोप जो है वो सिर्फ डेंगल फंक्शन के अंदर है। When procedure completes execution and control is transferred to main, the space for I does not exist anymore। यहाँ पे देखिए जब आई का स्कोप सिर्फ डेंगल फंक्शन के अंदर है, मेन के अंदर स्कोप नहीं है, क्योंकि इसको हमने लोकल बनाया है। तो हमने जब एड्रेस को जो पॉइंट आउट करा है इंट आई इक्वल टू 23 और रिटर्न आई, तो ये क्या होगा कि आई मेन फंक्शन में आई का कोई स्कोप नहीं है। तो इस टाइप का रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंगल रेफरेंस बोलते हैं या डेंगलिंग रेफरेंस बोलते हैं। तो पॉप एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ डेंगल ऑफ, मतलब ये जो हमारा एक्टिवेशन ट्री बनता है, तो एक्टिवेशन ट्री में हर प्रोसेस के लिए जो एक एक्टिवेशन फंक्शन बनता है उसमें ये वाली वैल्यू आई की आपकी पॉप हो जाएगी। कल मैंने आपको एक्टिवेशन बताया था, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें टॉप पे पुश हो जाता है ऑपरेशन, और जब वो रिटर्न करता है तो वो पॉप हो जाता है। तो यहाँ पे वो पॉप हो जाएगा जैसे ही हमने इसका स्कोप आएगा। तो इसका स्कोप एक्चुअली इसके अंदर नहीं है, इसलिए वो वैल्यू आपकी ऑलरेडी पॉप्ड हो चुकी होगी, और ये आपका एक डेंगलिंग रेफरेंस होता है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी डेंगलिंग रेफरेंस होती है। पॉइंटर पी इज अ डेंगलिंग रेफरेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंबल टेबल। व्हाट इज सिंबल टेबल? सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंपाइलर टू कीप ट्रैक ऑफ सिमेंटिक्स ऑफ द वेरिएबल। हमने देखा सिंबल टेबल हमने फर्स्ट यूनिट से पढ़ रहे हैं। सिंबल टेबल सभी फेजों से कंटिन्यूसली आपका कम्युनिकेट करती है, और ये आपकी जो भी प्रोग्राम के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं, उनको ट्रैक रखती है। दैट मीन्स सिंबल टेबल स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कोप एंड बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंबल टेबल में हमारी क्या इन्फॉर्मेशन होती है, हर वेरिएबल का स्कोप क्या है और उसकी बाइंडिंग क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें सिंबल टेबल में स्टोर होती है। सिंबल टेबल इज बिल्ट इन लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस ऑफ फेज। सिंबल टेबल जो बनती है हमारी लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस में बनती है, और उसका सारे फेजेस में ये यूज़ होती है। ये देखिए डायग्राम, स्कैनर और पार्सर। यहाँ पे हमारी हम लोग सिंबल टेबल में डेटा इंटर होता है, और ये वाले फेजेस में तो सभी में यूज़ होती है, बट जो बनती है बेसिकली वो आपकी लेक्सिकल और आपकी सिंटैक्स एनालिसिस में बनती है, दो फेज में बनती है। इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ सिंबल से टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है आपकी? सिंबल टेबल में नेम होती है, टाइप होती है, साइज ऑफ सिंबल होता है, डायमेंशन होता है, सोर्स कोड, लाइन नंबर एंड डिक्लेरेशन होता है, सोर्स कोड, लाइन नंबर ऑफ रेफरेंसेस होता है, लोकेशन होती है, और स्कोप इन्फॉर्मेशन होती है। सिंबल टेबल कैन बी विजुलाइज एज सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये डेटाबेस की आप टेबल जैसे भी इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। लॉजिकल व्यू ऑफ सिंबल टेबल इस तरीके से नेम, टाइप, साइज, डायमेंशन, लाइन नंबर ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन नंबर ऑफ रेफरेंस, लोकेशन, स्कोप इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली आपका सिंबल टेबल का एक लॉजिकल व्यू है जो आपकी डेटाबेस में टेबल के जैसा है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर फॉर सिंबल टेबल। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं सिंबल टेबल में? लिंक लिस्ट, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, बी ट्री, हैशिंग एंड मैनी मोर अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें आपके ट्री भी यूज़ होते हैं, ग्राफ भी यूज़ होते हैं, सभी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हो सकते हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, डेटा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट था, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सभी में पता होना चाहिए। बस इस यूनिट में ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।